this difference of AIR 32,000 and AIR 164, the credit goes to Arvind Rai sir. He is not just enriching us with only knowledge, he enriches us with life skills. How to prepare, how to be in a positive state of mind. And he designed a zero lecture batch for us where damped vibration, damped vibration. दोस्तों क्या होता है डैम्प्ड वाइब्रेशन? एक्सटर्नल फोर्स का यूज एक अलग चीज, एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो टाइप की एनर्जी होती है, एक कंजर्वेटिव एनर्जी और एक नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं जैसे कि फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्सेस है, तो अगर ये सिस्टम में प्रेजेंट रहेंगे तो सिस्टम की एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जब डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा, यहां पे विस्कस फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं या फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन इज द वाइब्रेशन due to the presence of non-conservative forces such as viscous force, तो अभी हमने जो वाइब्रेशन देखा था उसमें हमने वाइब्रेशन के दो एलिमेंट्स देखे थे। दो एलिमेंट क्या होते हैं? एक एलिमेंट हमने देखा था कि मास था और दूसरा एलिमेंट जो था वो स्प्रिंग था। पर बेसिकली वाइब्रेशन में तीन एलिमेंट होते हैं, स्प्रिंग, मास और डैम्पर या डैशपॉट। अगर इसके इक्विलिब्रियम के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं, तो दैट इक्वेशन इज m x डबल डॉट यानी कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी एक्स डॉट यानी कि डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब यदि अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स यू a e to the power minus alpha 1 t plus b e to the power minus alpha 2 t। Now alpha 1 2 is equals to minus c by 2m plus minus root over c by 2m whole square minus k by m। दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म हमको मिलता है, दैट इज डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा, एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा इज इक्वल टू c by 2m डिवाइडेड बाय
रूट ओवर के बाई एम डिवाइडेड बाय रूट ओवर के बाई एम, और दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 2 रूट के एम। चलो अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसको अपन देखते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा। डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा, जीटा हमने क्या निकाला, सी डिवाइडेड बाय 2 रूट के एम। अब बच्चों यहां पे C जो है उसको हम कहते हैं सिस्टम का डैम्पिंग कोफिशिएंट। C इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम, डैम्पिंग कोफिशिएंट, एंड 2 रूट के एम is known as critical damping coefficient. 2 root km is known as the critical damping coefficient. राइट तो जीटा जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट, sorry, zeta is damping factor, not coefficient, sorry. Zeta is damping factor. Zeta is damping factor. तो डैम्पिंग फैक्टर जीटा को मैं लिख सकता हूं, जीटा को मैं लिख सकता हूं C डिवाइडेड बाय CC, डैम्पिंग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब जीटा की वैल्यू से आई कैन डिसाइड कि वाइब्रेशन का नेचर कैसा होगा। इफ जीटा इक्वल टू 0, अगर जीटा 0 है तो कैसा वाइब्रेशन होगा। अगर जीटा 0 है तो जो वाइब्रेशन होगा वो C0 हो गया, जीटा 0 है इसका मतलब C0 हो गया, C0 हो गया इसका मतलब जो वाइब्रेशन होगा वो नेचुरल वाइब्रेशन होगा। अब नेचुरल वाइब्रेशन क्या होगा, मेरी बॉडी जो है, माई बॉडी विल ऑक्सिलेट फॉर इनफाइनाइट टाइम, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन पे क्या असर पड़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है इसलिए एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है दैट विल ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। राइट चलिए अब दूसरी कंडीशन हो सकती है, अगर जीटा 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन। नाउ इफ जीटा is less than 1 but greater than 0, बच्चों जीटा अगर 0 से ज्यादा है इसका मतलब कि वहां पे विस्कस फोर्सेस प्रेजेंट है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर प्रेजेंट रहेंगी तो वो क्या करेंगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर क्या असर डालेंगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को डिक्रीज करेंगे। तो जीटा अगर 1 से कम होता है तो उसको हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम या अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन, अंडर डैम्प्ड।
अब अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन कैसे होगा? देखो, बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट करेगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि यदि आपने सिस्टम को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट तो करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और एक टाइम पे जाके वो अपनी मीन पोजीशन पे आके स्टेबल हो जाएगा, राइट। लेकिन यदि जीटा, इसको आप यहां पे नोट भी कर लीजिए, सिस्टम अंडर डैम्प्ड में सिस्टम ऑक्सीलेट अबाउट मीन पोजीशन with decreasing amplitude अब देखते हैं कि जब जीटा 1 होगा तो क्या होगा। जब जीटा 1 होता है तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड, बच्चों अंडर डैम्प्ड में क्या हुआ? अंडर डैम्प्ड में मेरा सिस्टम अपने मीन पोजीशन के बाद ऑक्सीलेट किया कि नहीं किया? किया, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। लेकिन अगर क्रिटिकली डैम्प्ड कर दिया जाए सिस्टम को या ओवर डैम्प्ड कर दिया जाए तो ऑक्सीलेट नहीं करेगा। ऐसा कैसे? तो क्या हो गया उससे, क्यों नहीं ऑक्सीलेट करेगा? विस्कस फोर्स लग ही रहा है तो क्या हो गया? देखो क्या होगा, चलो बताता हूं क्या होगा। अगर मान लो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, यानी कि जीटा जो है वो 1 के बराबर हो गया, तो अगर मान लो आप सिस्टम को अपनी ये इसका मीन पोजीशन है और आपने सिस्टम को मीन पोजीशन से डेविएट किया, तो क्या होगा? सिस्टम अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने का प्रयास करेगा। ये इसकी मीन पोजीशन है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने का प्रयास करेगा, लेकिन मीन पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते सिस्टम की सारी एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट ही खर्च हो जाएगी। यानी कि ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट नहीं कर पाएगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है। इसको अगर मैं अपनी पोजीशन से डेविएट करता हूं, इसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, तो ये सेम एम्पलीट्यूड से इनफाइनाइट टाइम तक ऑक्सीलेट करता रहता है। लेकिन अगर मान लो इसमें मैं एक डैम्पर भी लगा दूं, तो डैम्पर के अगेंस्ट में इसकी एनर्जी अब कंज्यूम हो रही है, तो क्या होगा कि मैंने इसको इसकी मीन पोजीशन से डेविएट किया, अब जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच पाएगा, उससे कम वैल्यू पे जाएगा और धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सी की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा कि इस सिस्टम को जब मैं डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूं तो मीन पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते ही इसकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड है तो वहां पे ऑक्सीलेशन नहीं होगा। ऑक्सीलेशन तभी तक संभव है जब सिस्टम अंडर डैम्प्ड हो, यानी जीटा की वैल्यू 1 से कम हो। आई बात समझ में बच्चों? चलिए, in critically damped system will reach equilibrium position in infinite time, यानी कि मीन पोजीशन से अगर आप डेविएट कर देते हो तो उसको मीन पोजीशन पे आने पे इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और अगर जीटा की वैल्यू आप 1 से ऊपर कर देते हो तो उसको हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम।
और ओवर डैम्प्ड सिस्टम में क्या होगा? देखो क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड, अच्छा ध्यान इधर देखो, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड प्रैक्टिकली दोनों सेम कंडीशन है, प्रैक्टिकली दोनों सेम कंडीशन है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में वाइब्रेशन नहीं होगा, ऑक्सीलेशन नहीं होगा, बस थियोरेटिकली थोड़ा सा अंतर है डेफिनेशन में। क्रिटिकली डैम्प्ड है तो हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम में वो अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, यानी कि नहीं पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट टाइम तो कुछ होता नहीं है। यहां पे हम थियोरेटिकली ये लिखते हैं कि इट विल रीच टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन इनफाइनाइट टाइम। जैसे हम क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी, उसका मतलब क्या होगा? होगी ही नहीं, राइट? तो यहां पे भी हम थियोरेटिकली ये कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो पहुंचेगा, लेकिन इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? ओवरडैम्प्ड सिस्टम में मैं क्या लिखूं? पहुंचेगा ही नहीं, थियोरेटिकली भी नहीं पहुंचेगा। क्रिटिकली डैम्प्ड में थियोरेटिकली ये पहुंचेगा इनफाइनाइट टाइम में, राइट? और अगर ओवर डैम्प्ड है तो थियोरेटिकली भी ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा। प्रैक्टिकली तो ना ओवर डैम्प्ड में पहुंचेगा और ना ही क्रिटिकली डैम्प्ड में पहुंचेगा, राइट? ओवर डैम्प्ड अगर होगा तो इट विल नॉट रीच इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट विल नॉट रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोस्तों इसके बाद कुछ रिलेशंस हैं जो अपने को याद रखनी है। देखो वाइब्रेशन में जो मेन काम था वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने तक का था, जो अपन कर लिए हैं। अब इसके बाद का जो काम है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही है, कोई बहुत ज्यादा अपने को दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने हैं और वो फॉर्मूले के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं नहीं, वहां पे नहीं रहेगा, मीन पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। जहां पे है वहां पे कैसे? क्योंकि जब तुम उसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो तुम उसको कुछ एनर्जी दे रहे हो, तो जब तक वो एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगी तब तक तो वो अपने मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मीन पोजीशन के पहुंचने से पहले ही उसकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी और वो मीन पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा। और अगर क्रिटिकली डैम्प्ड है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसकी सारी एनर्जी मीन पोजीशन पे जाके एग्जॉस्ट होगी। बात समझ में आ रही है? जिस पोजीशन पे तुम छोड़ोगे उस पोजीशन पे नहीं रहेगा, चाहे कोई भी सिस्टम हो, लेकिन मीन पोजीशन से पहुंचने से पहले ही, यानी कि सपोज इधर देखो, अगर ये मान लो ये मास है ना, इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो अगर नेचुरल वाइब्रेशन होगा तो दोनों साइड ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये हो गया आपका नेचुरल वाइब्रेशन, राइट? आपने इसको डिस्प्लेस किया, दोनों साइड ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर अंडर डैम्प्ड होगा तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो घटता जाएगा। ये आपका हो गया अंडर डैम्प्ड, यानी कि पहले इतनी हाइट तक गया, फिर इस हाइट इस एम्पलीट्यूड तक गया, फिर रिड्यूस एम्पलीट्यूड तक गया और फिर और रिड्यूस एम्पलीट्यूड पे गया, राइट? अगर क्रिटिकली डैम्प्ड होगा तो आपने इसको अगर डिस्प्लेस किया अपनी मीन पोजीशन से, यहां पे आप इसको लाके छोड़ दिए, तो इनफाइनाइट टाइम पे ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, राइट? और अगर ओवर डैम्प्ड होगा तो ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा ही नहीं, यहां पे पहुंच के इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, यानी कि जिस पोजीशन पे आप छोड़े हो उस पोजीशन से कुछ डिस्टेंस आगे ट्रेवल करके उसके आगे फिर वो ट्रेवल नहीं करेगा, राइट? प्रैक्टिकली चाहे क्रिटिकली डैम्प्ड हो या ओवर डैम्प्ड हो, ऑक्सीलेशन नहीं होगा। लेकिन थियोरेटिकली बस हम ये कहते हैं कि अगर क्रिटिकली डैम्प्ड है तो इनफाइनाइट टाइम में अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच सकता है, और अगर ओवर डैम्प्ड है तो वो पहुंच थियोरेटिकली भी नहीं सकता। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अभी कुछ फॉर्मूले हैं वो अपन देख लेते हैं। जीटा, जीटा का क्या फॉर्मूला है? डैम्पिंग फैक्टर C/cc,
चार पांच फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन जाते हैं। सीसी का क्या फॉर्मूला है? 2√km। बच्चों अभी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन से आप तीनों वाइब्रेशन को समझ भी सकते हो। ओमेगा डी यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, ओमेगा डी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, frequency of damped vibration, frequency of damped vibration is omega d। दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है? 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन इज √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। इसी फॉर्मूले से आप सारी चीजों को समझ सकते हो। अगर जीटा 0 होगा तो क्या होगा? अगर जीटा 0 हो गया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, यानी कि जो वाइब्रेशन होगा वो नेचुरल वाइब्रेशन होगा। बात समझ में आई बच्चों? अगर जीटा 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, तब क्या होगा? पॉइंट में आएगा, तब ओमेगा डी की कोई वैल्यू आएगी, यानी कि ऑक्सीलेशन होगा। ओमेगा एन से कम वैल्यू होगी लेकिन कुछ वैल्यू होगी, राइट? तो अगर जीटा 1 से कम है तो ओमेगा डी का मेरे को डैम्प वाइब्रेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी मेरे को मिलेगी, यानी कि ऑक्सीलेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर जीटा 1 हो गया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते अपन। जीटा अगर देखो ओमेगा डी अगर 0 हो गया, ओमेगा डी अगर 0 हो गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या हो गया? इंफिनिटी, यानी कि मीन पोजीशन पे पहुंचेगा लेकिन इन फाइनाइट टाइम में, राइट? तो अगर जीटा 1 हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फिर कितना हो गया मेरा? टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन जो है वो मेरा इंफिनिटी हो गया। एम आई क्लियर? और अगर जीटा 1 से ज्यादा हो जाता है तो देन इट इज द इमेजिनरी नंबर, यानी कि वाइब्रेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट वी हैव द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट delta, that is the important term. Logarithmic decrement delta is given as ln x नॉट बाई x1, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज इक्वल्स टू ln xn डिवाइडेड बाई xn प्लस 1। व्हाट इज xn? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन nth साइकिल। nth साइकिल में एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन है, और n प्लस 1 में करूंगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ, उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो xn डिवाइडेड बाई xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हम देते हैं ln xn डिवाइडेड बाई xn प्लस 1, और इसका फॉर्मूला है 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर। चलिए यहां से अपन एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। x नॉट बाई एक्स एन इज इक्वल्स टू e टू द पावर n डेल्टा। What is x naught? Initial displacement xn
एम्पलीट्यूड आफ्टर nth ऑक्सीलेशन, राइट। xn जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द आफ्टर द nth ऑक्सीलेशन है। तो ये तीन चार फॉर्मूले हैं। देखो बेसिकली वाइब्रेशन के तीन पार्ट हैं। एक पार्ट था नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का, जो अपन डिस्कस कर लिए। दूसरा पार्ट अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, और डैम्प्ड वाइब्रेशन इतना ही छोटा टॉपिक है। ये चार फॉर्मूले जो मैंने लिखाए हैं, इसके ऊपर और कुछ डैम्प्ड वाइब्रेशन में नहीं है। और गेट में क्वेश्चन आता है डैम्प्ड वाइब्रेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। फिर तीसरा पार्ट इसका आता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, एंड अगेन इन द फोर्स्ड वाइब्रेशन मेरे को कुछ नहीं करना है। वहां पे भी 2 फॉर्मूले हैं जो मेरे को ध्यान में रखने हैं। वो फॉर्मूले को यूज करके मैं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन का क्वेश्चन आता है बच्चों गेट के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहां पे आपको दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, बस आपको इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। चलिए तो कुछ एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Write down a vibrating system consists of mass of 50 kg, spring of stiffness 30 kilonewton per meter, spring with stiffness of 30 kilonewton per meter, and a damper. The damping provided is 20% of the critical value. 20% of the critical value. Determine damping factor, critical damping coefficient, frequency of damped vibration, frequency of damped vibration, logarithmic decrement, and ratio of two consecutive amplitude. दो एक्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना। इसकी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला देखो ना, ln x नॉट बाई x1 is always equal to 2 pi zeta divided by root over 1 minus zeta square. तो zeta for the system is constant. तो ln xn divided by xn plus 1 will be constant. तो xn upon xn plus 1 भी constant ही रहेगा। Write down, determine the time in which mass in a damped vibrating system would settle down to
would settle down to 1/50th 1/50 of its initial amplitude m equal to 200 kg, zeta 0.22, k 40 Newton per mm, 40 Newton per mm. So let's try to solve the problem. हाँ, अरे तो सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है यार, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1, डैम्पिंग फैक्टर कितना है? हाँ, डैम्पिंग फैक्टर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो पहले का पार्ट का आ गया जीटा इक्वल टू 0.2, दूसरा क्या बोल रहा है? क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करके निकालना है। क्या होता है क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट? सीसी इक्वल टू 2 रूट के एम। तो के आपको दिया हुआ है 30,000 न्यूटन पर मीटर, और एम आपको दिया हुआ है 50 केजी। एम 50 केजी कितना है आंसर? बता देता हूँ। 2450 न्यूटन मीटर में आ रहा है, एमएम में 2.45। ठीक है, 2450 न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। राइट, चलिए ओमेगा डी व्हाट इज, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या होता है? अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। राइट, तो के आपको दिया है, एम आपको दिया हुआ है। जीटा आपको दिया हुआ है, तो ओमेगा डी आप निकाल सकते हो। क्या आ रहा है ओमेगा डी? हाँ बेटा, डैम्पिंग फैक्टर तो दिया है ना 0.2। डैम्पिंग कोफिशिएंट आएगा 2.45 न्यूटन पर एमएम या 2450 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेशन चेक करो। ओमेगा डी कितना आया? 20? नहीं, ओमेगा डी आ रहा है, कैसे कर रहे हो यार? गलत कैसे कर रहे हो? 24 रेडियन पर सेकंड आ रहा है। हाँ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रहा है 24.5 और ओमेगा डी आ रहा है इसमें 24। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रहा है ओमेगा एन 24.5 और ये आ रहा है 24 रेडियन पर सेकंड। सीधा सीधा यार, इसमें कैसे गलती कर रहे हो आप लोग मेरे भाई? तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है, फिर गलती क्यों हो रही है? फॉर्मूले में तो वैल्यू रख के निकालना है, क्या दिक्कत है? चलिए, हाँ जी, फिर इसके बाद क्या निकालना था आपको? इसके बाद है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर जीटा स्क्वायर। सो दैट इज 1.28 आ गया।
अभी अपने को क्या मालूम है, डेल्टा इज इक्वल टू एल एन एक्स एन डिवाइडेड बाई एक्स एन प्लस वन। तो एक्स एन डिवाइडेड बाई एक्स एन प्लस वन मेरे को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर डेल्टा। राइट बच्चों, कितना आया, कितना आया, 3.6 आ रहा है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। एकदम तो फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन है, काहे को टू पॉइंट टाइम, एक मिनट, 2.7 2.7 आ रहा है, 2.7 आ रहा है। नहीं सॉरी 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 सॉरी, टाइम पीरियड नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 2.76 आ रहा है। नहीं, टाइम पीरियड आ रहा है 0.45 सेकेंड, टाइम पीरियड 0.45 सेकेंड आ रहा है। चलो इधर इतना सिंपल सा सवाल है बाबू, आपको क्या बोल रहा है कि, अच्छा ये आपको क्या बोल रहा है कि आपको को टाइम निकालना है जितने में आपका ऑक्सीलेशन जो है वो 1/50 हो जाए, राइट। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है एक्स एन डिवाइडेड बाई एक्स नॉट इक्वल टू 1/50, राइट। और मेरे को पता है एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एन इक्वल टू ई टू द पावर एन डेल्टा, राइट बच्चों। तो एक्स नॉट बाई एक्स एन मेरे को दिया है 50 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एन डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्या होता है, तो याद हो जाना चाहिए फॉर्मूले में, 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, राइट। जीटा मेरे को दिया है कि निकालना है, जीटा मेरे को दिया हुआ है डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। जीटा आपको दिया हुआ है 0.22, तो यहां से आप डेल्टा निकाल लोगे, कितना आया डेल्टा, वन पॉइंट 28 जो है वो आपका डेल्टा आ गया। तो यहां से आपका नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन आ जाएगा, लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ये आ गया नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, कितना आया भैया, एन की वैल्यू क्या आ रही है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, एल एन 50 डिवाइडेड बाई डेल्टा 2.7 मेरे को ऑक्सीलेशन चाहिए, राइट। 2.77 ऑक्सीलेशन मेरे को चाहिए, करेक्ट है। अब इतने ऑक्सीलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है, यस नो, कैसे निकलेगा टाइम, 2.77 ऑक्सीलेशन के बाद जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो 1/50 हो जाएगा, कितने ऑक्सीलेशन के बाद होगा, 2.77। हाउ डू आई फाइंड आउट द टाइम ऑफ वन ऑक्सीलेशन, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है,
ओमेगा एन है या ओमेगा डी है? ओमेगा डी, क्योंकि जीटा दिया हुआ है तो ओमेगा डी आप निकाल लोगे। ओमेगा डी क्या हो गया? रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू के बाई एम, रूट ओवर के बाई एम, ओमेगा एन यानी कि रूट ओवर के बाई एम। एम आई क्लियर? तो बेटा यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को? ओमेगा डी मिल गया। ओमेगा डी मिल गया तो मेरे को टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन मिल जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन मल्टीप्लाइड बाय 2.77 विल गिव यू द टाइम। इज दैट क्लियर? अब बेटा आपका नाम क्या है? मयंक। आपको समझ में आया क्लास में कुछ? पुराना नहीं पढ़ा है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आज जो पढ़े हैं वो क्लियर हुए। तो क्लास के बाद मिलना अभी मेरे से। बच्चों अभी क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कल सेम टाइम पे क्लास रहेगी और कल फिर अपन स्टार्ट करेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन, राइट? और ये डैम्प्ड वाइब्रेशन के 3-4 फॉर्मूले हैं बेटा, इसको एकदम दिमाग में डाल लो। फॉर्मूला कुछ मैं आपको याद करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली फॉर्मूले के बेस पर मेरे को 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले थे फटाफट बताओ। पहला फॉर्मूला जीटा इक्वल टू सी अपॉन सी सी, वेरी गुड। सी सी इक्वल टू 2 रूट के एम। फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, और दैट इज रूट ओवर के बाई एन, ओमेगा एन। एंड व्हाट इज ओमेगा एन? रूट ओवर के बाई एन, राइट? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है? एल एन एक्स एन डिवाइडेड बाई n plus 1, and that is equal to zeta divided by root over 1 minus zeta square, right? And x naught divided by xn equal to e to the power n theta. So these are the relation that you have to keep in mind. चलिए ठीक है, फिर कल की क्लास में करते हैं डिस्कस।